Hello everyone, welcome to Major HS Kalsis Balnoi Academy. Myself Gagan Yadav, your GS faculty. और आज है हमारी क्लास पॉलिटी प्रैक्टिस टेस्ट पार्ट 1। क्लियर? चलिए पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे आप। और क्या होगा, हर लेवल के क्वेश्चंस होंगे, फ्रॉम इजी टू मॉडरेट एंड टू डिफिकल्ट लेवल, और हर टाइप का क्वेश्चन होगा। फॉर एग्जांपल अगर यूपीएससी का कोई नया पैटर्न भी अगर आया है, फॉर एग्जांपल वन लाइनर है या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, उस स्टेटमेंट में भी उन्होंने क्या किया है, इस बार नए पैटर्न के क्वेश्चंस डाल दिए हैं सीडीएस के अंदर या किसी भी एग्जाम्स के अंदर, अलग अलग एग्जाम के अंदर, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द प्रियम्बल। द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड बी ऑप्शन इज a part of the constitution, but it neither confers any power nor imposes any duties, nor can it be of any use in interpreting other provisions of the constitution। ये क्वेश्चन डायरेक्टली जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं वहां से लिया गया है। सी पार्ट क्या है इसका देख लेते हैं। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी यूज्ड इन इंटरप्रेटिंग अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एम्बिग्युइटी, एंड ऑप्शन डी इज a part of the constitution and it confers powers and imposes duties as any other provisions of the constitution। क्लियर है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ऑप्शन ए, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस के अंदर यह बोला गया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? कौन सा केस आता है सर? बेरूबारी यूनियन केस। बेरूबारी यूनियन केस, द फर्स्ट केस दैट इंपैक्टेड द प्रियम्बल। और उसमें यह बोला गया, बेरूबारी किस चीज के लिए था? बेरूबारी एक टेरिटरी थी जो कि हम किसको देने वाले थे सर? पाकिस्तान को ट्रांसफर करने वाले थे। और जो गवर्नमेंट है उसने बोला कि प्रियम्बल में एक वर्ड लिखा हुआ है सोवरेन, सोवरेन लिखा हुआ है। तो सोवरेन का मतलब क्या है? जितने भी फॉरेन और डिफेंस रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट अपने तरीके से डिसाइड कर सकती है। तो इसी को चैलेंज किया बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है और इसलिए आप उसका यूज कर बेरूबारी यूनियन केस में कहा कि आप उसका यूज कर उस लैंड को ट्रांसफर पाकिस्तान को नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा अंडर द आर्टिकल 368। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट नाइदर कन्फर्स एनी पावर्स नॉर इंपोजेस एनी ड्यूटीज। अब एक केस और आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, जिसको बोला जाता है केस दैट सेव द इंडियन डेमोक्रेसी और सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा केस है सर? केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस, केशवानंदा भारती केस इन 1973 उस 13 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बड़ी, आज तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और उसमें कहा गया बेरूबारी यूनियन केस का जो डिसीजन था उसको ओवररूल किया गया और यह बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है प्रियम्बल और उसको कैन बी यूज्ड इन इंटरप्रेटिंग अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एम्बिग्युइटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कि सर पार्ट भी है कॉन्स्टिट्यूशन का और उसको इंटरप्रेट के लिए भी यूज किया जा सकता है अगर कोई एम्बिग्युइटी अराइज होती है। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन हो जाता है राइट सर? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बी जस्ट इसका अपोजिट है, बिल्कुल नहीं है। केशवानंद भारती केस में कहा गया था, मैंने बताया कि इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है बिल्कुल, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कन्फर्स पावर्स एंड इंपोजेस ड्यूटीज एज एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंपोजेस ड्यूटीज, ये गलत हो जाता है। कोई भी ड्यूटी इंपोज नहीं करता है प्रियम्बल हमारा, तो आपका ऑप्शन डी गलत हो जाता है, ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है आपका जी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। पार्लियामेंट से क्वेश्चन आया है, मोशंस के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सेंसर मोशन, एडजमेंट मोशन, एडजमेंट मोशन का भी क्वेश्चन इसमें है, देखते हैं क्या है। इफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड अगेंस्ट अ मिनिस्टर, तो क्या होगा? अ कंसर्न मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। अ कंसर्न मिनिस्टर यानी कि जिस मिनिस्टर के अगेंस्ट में यह मोशन लाया गया है वो रिजाइन करेगा। बी ऑप्शन, द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं पूरी काउंसिल रिजाइन करेगी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है
लेजिस्लेचर के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर। क्लियर है? लोकसभा हैज टू बी डिसॉल्व्ड, लोकसभा डिसॉल्व कर दी जाएगी। द प्राइम मिनिस्टर एंड द कंसर्न्ड मिनिस्टर हैव टू रिजाइन, यानी कि जो कंसर्न मिनिस्टर के अगेंस्ट में लाया गया है वो और अलोंग विद प्राइम मिनिस्टर वो रिजाइन करेंगे। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मोटिव ही यही है कि वो चेक करते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसका कॉन्फिडेंस, उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है पार्लियामेंट का ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। क्लियर है? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन किस लिए लाया जाता है? कि टू चेक द कॉन्फिडेंस अंडर द गवर्नमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। क्लियर है? तो क्या होगा सर? होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। अगर मैं सेंसर मोशन की बात करता तो कंसर्न ऑप्शन क्या होता? ऑप्शन नंबर ए हो जाता उस टाइम पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अगर सेंसर मोशन की बात करते हैं तो सेंसर मोशन में जिस मिनिस्टर के अगेंस्ट में कोई भी मोशन लाया जाता है उस मिनिस्टर को रिजाइन करना होता है। क्लियर है? द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा? सर लोकसभा को डिसॉल्व करना जरूरी नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट को खंडित किया जाएगा। गवर्नमेंट रिजाइन करेगी यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करेंगी और किसी और को मौका दिया जाएगा गवर्नमेंट फॉर्म करने का। क्लियर है? प्रेसिडेंट बुलाएंगे किसी और के लिए कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करिए। क्लियर है? तो ये भी ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है, सी भी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इस तरीके से करने क्वेश्चंस को आपको एलिमिनेट करना है, थोड़ी सी एनालॉजी लगानी है जो भी आपने पढ़ा हुआ है, और हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसमें। इजी भी है, मॉडरेट भी है, कुछ डिफिकल्ट भी है क्वेश्चंस, और मोस्टली पीवाईक्यूज क्वेश्चंस हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 3, द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया आपका, हिस्ट्री कम पॉलिटी क्वेश्चन है, हिस्ट्री से भी, हिस्ट्री का भी पार्ट है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिया गया, कहां से लिया गया है सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ध्यान रखेंगे क्या, चले फीचर्स देख लेते हैं एक बार। ऑल इंडिया फेडरेशन, सेकंड ऑप्शन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरची एट द स्टेट एंड अबोलिशन ऑफ द डायरची इन द स्टेट। पहली बात तो डायरची क्या है सर? डायरची होती है आपका डबल रूल करना। गवर्नमेंट ने क्या किया था 1919 के अंदर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, उसमें प्रोविंशियल जो लिस्ट थी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। क्लियर है? जो प्रोविंशियल जो स्टेट के सब्जेक्ट्स थे उनको दो पार्ट में, एक तो सेंट्रल की लिस्ट बना दी और एक प्रोविंशियल लिस्ट बना दी, और प्रोविंशियल लिस्ट को भी फर्दर डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड में क्या किया, जो आप बना सकते हैं कानून प्रोविंशियल उनको बहुत कम, और रिजर्व में रख दिया गया कि इसमें भी गवर्नर, जो गवर्नर होगा उसका सुपरविजन होगा या उसकी सोल अथॉरिटी होगी। तो कहीं ना कहीं दो रूल कर रहे थे, एक तो उनकी अपनी लिस्ट होगी जिसको फेडरल लिस्ट बोला उन्होंने, एक प्रोविंशियल लिस्ट होगी। प्रोविंशियल लिस्ट को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रिजर्व एंड ट्रांसफर। रिजर्व सब्जेक्ट में भी वो जो गवर्नर या कि इवेंचुअली वाइसरॉय जो है, जो उनकी सेंट्रल अथॉरिटी है, वही डिसाइड करेगी। तो इसको बोला डबल रूल को डायरची। तो ये कह रहे हैं कि इसमें डायरची एट द सेंटर इंट्रोड्यूस करी गई थी। बिल्कुल सही बात है सर, डायरची सेंटर में इंट्रोड्यूस करी गई थी। जो 1919 के अंदर जो डायरची स्टेट के अंदर आई थी उसको अबोलिश कर दिया गया, और इसी को ही बोला गया कि सर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराई गई। जो प्रोविंसेस हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराई गई सर। और लास्ट में क्या था? ऑल इंडिया फेडरेशन। हालांकि ये बनी नहीं थी, फॉर्म नहीं हो पाई, लेकिन ऑल इंडिया फेडरेशन भी एक फीचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इसमें है कुछ ऑप्शन ही नहीं है, शायद मिसप्रिंट है। इसको 1 2 3 4 कर लीजिए आप। तो राइट आंसर इज ए, 1 2 3 एंड 4, ऑल 4 आर दी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 4 सेज? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। कहां से आ गया है सर क्वेश्चन? प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से आ गया है। अब जल्दी से मुझे ये बता दीजिए, आप अपने ही नोटबुक पर लिखिए किस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। आप मुझे पार्ट भी बताइए किस पार्ट के अंदर है, और प्लस मुझे आप आर्टिकल भी बताइए। जल्दी से सोचिए किस पार्ट के अंदर है सर? पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आर्टिकल नंबर वेरी इजी, 1 2 3। कॉन्स्टिट्यूशन
के अंदर प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स हैं वो किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है सर? आर्टिकल 123, आर्टिकल 123। देखिए क्या क्वेश्चन दिए गए एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ध्यान रखेंगे, इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है कि क्या करेक्ट नहीं है उससे रिलेटेड। इट इज को एग्जिस्टेंस विद लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट लेड डाउन इन आर्टिकल 123। अभी मैंने बात करी, चलो ऑप्शन में भी आ गया है, क्लियर है। ऊपर क्या है? shall cease to operate on expiry of 6 weeks from the reassembly of the parliament, cannot be withdrawn at any time by the president। कि इसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता कभी भी, किसी भी टाइम, अगर प्रेसिडेंट ने एक बार उसको ऑर्डिनेंस को पास कर दिया है, बना दिया है। एक बार ये वाले ऑप्शंस देख लेते हैं। इट इज को एग्जिस्टेंट विद द लेजिस्लेटिव पावर्स, बिल्कुल सही, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट के साथ को एग्जिस्ट करता है सर ये, यानी कि प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर उन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर है या उन्हीं चीजों के ऊपर कानून बनाया जा सकता है जिस कानून बनाने की पावर जिन सब्जेक्ट की पार्लियामेंट के पास है। अगर किसी सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है तो उसके साथ साथ प्रेसिडेंट साहब की भी पावर हो जाती है कि वो भी कानून बना सकते हैं। तो ये को एग्जिस्ट करता है लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी कि कानून बनाने की पावर जो पार्लियामेंट की है उसके साथ को एग्जिस्ट करता है। जो पार्लियामेंट की पावर्स है वही प्रेसिडेंट साहब की पावर्स है। क्लियर है? तो ये ऑप्शन ए सही हो जाता है आपका, ऑप्शन ए सर। लेट डाउन इन आर्टिकल 123, बिल्कुल ठीक बात है सर। एक बार मुझे ये बताइए किस, चलो एक बार कर लेते हैं इसको क्वेश्चन को पूरा। तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट है। एंड सी shall cease to operate on expiry of 6 weeks from the reassembly of the parliament, बिल्कुल ठीक है सर, ये बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो कब सर, कानून बनाने की पावर्स तो पार्लियामेंट के पास है, लेकिन प्रेसिडेंट साहब को पास पावर क्यों गई? इमरजेंसी केस में, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, इज नॉट इन द सेशन, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा कोई भी एक या दोनों ही अगर हाउस सेशन में नहीं है और कोई इमरजेंसी आती है कानून बनाने की, तो ये पावर्स दी गई किसको? कि सर प्रेसिडेंट साहब कानून बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट रीअसेंबल करेगी उसके 6 वीक के अंदर अंदर उस कानून को पास कराना होगा। क्यों कराना होगा? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, हमेशा इस लाइन को याद रखना कि एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इंडिया के अंदर कौन सुप्रीम है? सर लेजिस्लेचर सुप्रीम है। आप आंसरेबल हैं, अकाउंटेबल हैं किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए। और इवेंचुअली प्रेसिडेंट साहब हैं कौन? प्रेसिडेंट साहब इवेंचुअली तो एक एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव ही तो है, बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है वो दोनों। लेकिन लेजिस्लेचर की कुछ पावर दी गई है जो एग्जीक्यूटिव ने एक्सरसाइज करी और आपको लास्ट में जाकर उनको पार्लियामेंट से पास कराना ही कराना होगा। इसलिए जैसे ही आएंगे 6 वीक्स के अंदर उसको पास कराना होगा। अब पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है, एक लाइफ स्पैन कितना होता है किसी ऑर्डिनेंस का? सर आप कहेंगे 6 वीक, 6 वीक के अंदर अंदर उसको पास करा देंगे तो फिर लॉ बन जाएगा, ऑर्डिनेंस नहीं रहेगा वो। नहीं सर, क्वेश्चन आएगा 6 मंथ प्लस 6 वीक। इसका मतलब क्या है सर? 6 मंथ एंड 6 वीक्स। हमको पता है कि एक सेशन में और दूसरे सेशन में, पार्लियामेंट के एक सेशन में और दूसरे सेशन में मैक्सिमम कितने टाइम का समय हो सकता है? 6 मंथ का। मान लीजिए कि आज 1 जनवरी है और आज पार्लियामेंट सेशन से बाहर हो जाती है और नेक्स्ट डे ऑर्डिनेंस बनाने की जरूरत पड़ गई, तो प्रेसिडेंट साहब ने ऑर्डिनेंस बना दिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि जब रीअसेंबल होगी तब पार्लियामेंट को 6 वीक्स के अंदर पास कराना होगा। लेकिन सर रीअसेंबल के लिए कितना टाइम है उसके पास? 6 मंथ का टाइम है, 6 महीने तक कभी भी रीअसेंबल हो सकती है। तो मान के चलिए 6 महीने बाद रीअसेंबल होती है, उसके बाद 6 हफ्ते और मिलते हैं उसको पास कराने के लिए, तो टोटल समय कितना हो जाता है? 6 मंथ प्लस 6 वीक का टोटल लाइफ स्पैन हो जाता है किसी भी ऑर्डिनेंस का। क्लियर है? कैन नॉट बी, ऑप्शन डी, इसका मतलब लास्ट ऑप्शन क्या बचता है जो कि गलत है? कैन नॉट बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट, गलत है सर, ये कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं वो एट एनी टाइम प्रेसिडेंट साहब। क्लियर है? तो ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर, क्योंकि ये इफ नो क्योंकि ये ऑप्शन गलत है आपका रिगार्डिंग दी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए ऑप्शन नंबर 5 पर चलते हैं। क्या कहता है ऑप्शन नंबर 5?
Which one of the following amendment to the constitution for the first time made it obligatory for the president to act on the advice of the council of ministers? यानी कि किस अमेंडमेंट में यह बोल दिया गया था कि प्रेसिडेंट साहब को जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे ऐसा करना ही करना होगा। क्लियर है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। किस अमेंडमेंट का फीचर है सर ये? अमेंडमेंट 42 यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। 42 में यह बोल दिया गया था कि प्रेसिडेंट हैज टू से यस फॉर एनीथिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेज। क्लियर है? फॉर एनीथिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगे किसी काम के लिए, उसके लिए उनको उसके ऊपर एडवाइस देनी ही देनी होगी या कि एक्ट करना ही करना होगा। 24th भी एक ऑप्शन आता है इसमें। 24th में ये कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होते हैं या बिल होते हैं अंडर आर्टिकल 368, अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, उनको एसेंट देनी ही देनी होगी, ये कहा गया था 24th अमेंडमेंट के अंदर। क्लियर है? और ध्यान रखना 44th भी इससे रिलेटेड है, जो ये बोला गया था कि आपको एक्ट करना ही करना होगा, यानी कि जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते होंगे आप उससे बाइंडिंग है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एडवाइस है आपके ऊपर बाइंडिंग है। 42 में ये बोला गया। लेकिन 44th में ये बोला गया कि आप जो भी बिल आपके पास आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, आप उसको एक बार रिकंसीडरेशन के लिए दोबारा से भेज सकते हैं। रिकंसीडरेशन के लिए एक बार 44 में ये बोला गया कि एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। पहली बार जरूरी नहीं है, पहली बार आपको हाँ करना है, एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज दी, लेकिन अगर दोबारा वो बिल आया आपके पास तब आपको एक्शन देनी ही देनी होगी। क्लियर है? तो ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पे, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज इनकरेक्टली मैच्ड। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन है आपका। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इक्वेलिटी का राइट है ये सर। ये किसमें? आर्टिकल 15, बिल्कुल सही है ये। राइट टू एसोसिएशन आर्टिकल 19 1, आर्टिकल 19 क्लोज 1 का है ये। राइट टू एसोसिएशन आर्टिकल 19 में, बिल्कुल ठीक है सर। राइट टू असेंबली है, राइट टू मूवमेंट है, राइट टू स्पीक है, बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं उसमें। क्लियर है? नेक्स्ट है राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। क्या आर्टिकल 20 राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात करता है? जी नहीं। आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ या कि पर्सनल लिबर्टी का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 21, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, बिल्कुल ठीक है सर, जिसमें के अंदर रिट्स वगैरह लिखी हुई हैं। तो आर्टिकल 20 नहीं है, आर्टिकल 21 है राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सी अगेन, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय। वेरी इजी क्वेश्चन, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से आज की क्वेश्चंस का, आज की क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन होगा ये। किस एक्ट के द्वारा या चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था? और आप मुझे ये भी बताएंगे कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर इज चार्टर एक्ट 1833। एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। और किस एक्ट के द्वारा गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था? कौन था सर वो? चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। और कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज योर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। द फर्स्ट इज दे आर बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, they are incorporated in part 5 of the constitution, they seek to provide social and economic basis to democracy। और भी है कुछ? बिल्कुल सर 5 स्टेटमेंट है। फोर्थ, द स्टेट मस्ट कंपल्सरी इंप्लीमेंट देम एंड ऑल ऑफ देम आर गांधीयन इन नेचर। क्लियर है? चलो एक बार देख लेते हैं। पहली बात, किस पार्ट के अंदर दिए गए हैं सर? आप कहेंगे सर पार्ट 3 में तो फंडामेंटल राइट्स है
उसके जस्ट बाद आते हैं आपके डीपीएसपी, जो कि पार्ट 4 होना चाहिए। तो डीपीएसपी कहां लिखे हुए हैं सर? आपके डीपीएसपी कहां लिखे हुए हैं? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपका ऑप्शन 2 गलत हो जाता है। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन 2 है वो गलत हो जाता है सर। क्लियर है? आपका ऑप्शन 2 गलत हो गया, यानी एलिमिनेट करिए। 2A भी गया बाहर और आपका बचा क्या? देखिए बचे अभी सी ऑप्शन बच रहे हैं, तो इसका मतलब 3 सभी के अंदर है, तो 3 तो सही होगा ही होगा। देख लेते, दे सीक टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक बेसिस टू डेमोक्रेसी। बिल्कुल ठीक बात है सर। ध्यान रखना, ये कहा जाता है जो डीपीएसपी है वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी या इकोनॉमिक, जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, कौन सा जस्टिस है? सोशो और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कराते हैं आपके डीपीएसपी। और फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड कराते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस, फंडामेंटल राइट्स, और डीपीएसपी आपके सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये गलत हो जाता। दे आर बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक है सर। 1 and 3 राइट, 1 and 3। 5 देख लें, ऑल आर गांधीयन इन नेचर। बिल्कुल गलत है सर, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 5 अगर गया, मैं इसको भी एलिमिनेट कर दूं, इसको बचा हमारे पास ऑप्शन डी, यानी कि 4 अपने आप गलत हो जाता है। आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्या कहता है? द स्टेट मस्ट कंपल्सरी इंप्लीमेंट देम। नहीं सर, ये गलत है, कोई कंपल्शन नहीं है। दे नॉट इन जस्टिशिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्यों सर? अगर सोर्सेज है गवर्नमेंट के पास, लेकिन उनको स्ट्राइव करना है कि इनको इंप्लीमेंट करना है। कंपल्सरी इंप्लीमेंट करना ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा नहीं हुआ है। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडिड टू द प्रीएम्बल बाय, वेयर इज द क्वेश्चन? अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। किस अमेंडमेंट के द्वारा सोशलिस्ट और सेक्युलर और एक और वर्ड ऐड किया गया था प्रीएम्बल में? 3 वर्ड्स ऐड किया गए थे। मैं ऐड कर देता हूं, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी तो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ? वन एंड ओनली आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर प्रेम्बल के अंदर अमेंडमेंट भी किए गए थे, और जिनमें 3 वर्ड को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया है आपका। द रिप्लेसमेंट ऑफ कंपनी रूल बाय द क्राउन रूल। बिल्कुल ठीक है सर। क्या हुआ था? 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का रूल खत्म करके क्राउन रूल अपने हाथ में आ गया था। जो वहां की जो क्वीन है, उन्होंने अपने हाथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड और कंट्रोल ओवर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बिल्कुल गलत। पिट्स इंडिया एक्ट से ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे, वहां पर आए थे, और इन दोनों को ही अबोलिश कर दिया गया था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर। क्लियर है? तो ऑप्शन 2 गलत हो जाता है। तो ऑप्शन 2 आपका यहां से गया, और ऑप्शन 1 इज राइट। ऑप्शन 1 सभी में है, देख लेते हैं। रीअफर्मेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन। बिल्कुल गलत है। ओपन कंपटीशन अभी किसी भी तरीके की बात नहीं हो रही थी, तो आपका ऑप्शन सी भी चला जाता है, यानी कि ऑप्शन डी भी गया, ऑप्शन ए भी गया, तो आपका सिर्फ बचता है ऑप्शन नंबर सी, 1 and 5। इसका मतलब सेपरेटिंग द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल। ये भी गलत है। किस एक्ट के द्वारा किया गया था? मैं आपको बता दूं, आपको याद आ जाएगा, मिनी पार्लियामेंट, जिसको मिनी पार्लियामेंट बोला जाता है। किस एक्ट के द्वारा आई थी सर? जहां पर एक लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बॉडी एक अलग बना दी गई थी। किस एक्ट के द्वारा सर? चार्टर एक्ट, जो लास्ट चार्टर एक्ट था 1853। इन द लास्ट चार्टर एक्ट 1853 द मिनी पार्लियामेंट या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंट, एक डिफरेंट बॉडी क्रिएट करी गई थी अलोंग विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल। क्लियर? तो ये ऑप्शन सी, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। बिल्कुल ठीक बात है। इनको अबोलिश करने के बाद एक नया ऑफिस बना दिया गया था, एसओएस का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कहां बैठा करता था? ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कई बार आए हैं। एसओएस ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर बैठता था। क्लियर है? उसके लिए एक इंडियन काउंसिल, एक बॉडी भी बनाई गई थी उसको असिस्ट करने के लिए। क्लियर है? जो किससे कोऑर्डिनेट करेगी? यहाँ के जो वाइसरॉय हैं उनसे कोऑर्डिनेट करेगी। वो आंसरेबल है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आंसरेबल थे पार्लियामेंट को। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, 1 and 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन? अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन। अभी मैंने पीछे भी बताया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसने फाउंडेशन रखी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। ध्यान रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ये बोल रहा है किसने फाउंडेशन रखी,
वो अगर आपसे पूछा जाए फाइनल स्टेप कौन सा था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंट्रलाइजेशन का फाइनल स्टेप किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है एक्ट ऑफ 1833, जिसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक सिंगल बॉडी को मैंने बना दिया, तो वो था फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अगर फाउंडेशन यानी कि शुरुआत किसने करी थी सेंट्रलाइजेशन की, तो वो करी थी पहले एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था, और वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? चलिए सर बताइए। चार्ज एक्सपेंडिचर यानी कि दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, हम पढ़ते हैं, मेड एक्सपेंडिचर एंड चार्ज एक्सपेंडिचर। क्या होते हैं? सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस चार्ज है। बिल्कुल सर। चार्ज एक्सपेंडिचर का और भी क्वेश्चन है कि होता क्या है, ये क्या डिफरेंस है मेड और चार्ज एक्सपेंडिचर, अगला क्वेश्चन करेंगे। पहले देख लेते हैं कौन कौन इंक्लूड होता है। सैलरीज अलाउंसेस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग की बात हो रही है आपके, कैग की, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट ऑफ एनी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। सर बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर है? तो तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। क्या और भी कोई ऑप्शन दिए हुए हैं? जी बिल्कुल, फोर्थ ऑप्शन हो रहा है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर, यानी कि जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं डेप्यूटी, उनकी सैलरीज अलाउंसेस भी क्या होती हैं? बिल्कुल सही सर, होती हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बिल्कुल सही, आर्टिकल 32 की बात हो रही है, आर्टिकल 32 की बात हो रही है, और आर्टिकल 226 की भी बात हो रही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए पावर्स है रिट्स की, और इसमें किसको है? हाई कोर्ट्स की पावर्स है रिट्स की। तो हाई कोर्ट भी रिट्स के लगा सकता है। अब देखिए कौन कौन सी है सर। प्रोहिबिशन है, बिल्कुल है। मैंडमस है, बिल्कुल है सर। कोवरंटो है, बिल्कुल है सर। इंजेक्शन नहीं है किसी भी तरह की कोई रिट। कितनी रिट्स हैं टोटल? 5। और कौन कौन सी रिट्स हैं सर? एक है आपकी हेबियस कॉर्पस, सबसे पहली रिट आती है हेबियस कॉर्पस, और एक क्या बची है? सर्शियोरारी। सर्शियोरारी का एक क्वेश्चन और आएगा, सर्शियोरारी। तो 5 रिट्स हो गई हैं, हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी, मैंडमस एंड क्वा वारंटो। दीज आर योर रिट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, चार्ज एक्सपेंडिचर पे चलो आगे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? किस एक्सपेंडिचर, चार्ज एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शंस इसमें ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए एक नया पैटर्न यूपीएससी ने लाया है। यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछ रही है इस क्वेश्चन के अंदर कि आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। यूपीएससी ने आपसे पूछा ही नहीं, आपसे पूछा क्वेश्चन के अंदर कि आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए इसमें कितने ऑप्शन ठीक हैं। आपका एलिमिनेशन मेथड सर कैंसिल ही कर दिया, बाहर निकाल दिया। जब तक आपको सारे ऑप्शन अब नहीं पता होंगे, जितने भी ऑप्शन आप इसके अंदर दिए हुए नहीं पता होंगे, आप एलिमिनेशन मेथड से या किसी मेथड से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो सारे स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए। और ये पूछ रही है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, नहीं बताओ मुझे, ये बताओ कितने स्टेटमेंट इसमें सही है। तो पहला स्टेटमेंट चलो देख लेते हैं, इट इज सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट। सर गलत है ये। चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब ही यही है कि उस पर किसी भी तरीके की वोटिंग नहीं होगी, वो चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। क्लियर है? उस पर किसी भी तरीके की वोटिंग नहीं होगी। वोटिंग किस पर होती है? जो चार्ज से दूसरा एक्सपेंडिचर होता है, जिसको मेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मेड एक्सपेंडिचर जो बजट वगैरह सरकार लाती है, वो मेड एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन, इट इज सब्जेक्ट टू द डिस्कशन इन द पार्लियामेंट। डिस्कशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, डिस्कशन में कोई मना ही नहीं है, डिस्कशन किया जा सकता है। इट इज सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ लोकसभा ओनली, गलत। वैसे भी एक्सपेंडिचर यानी कि जब बजट सरकार लाती है उस पे वोटिंग या वोट ऑन ग्रांट्स की बात करें, वो राज्यसभा में तो हो ही नहीं सकती। वोटिंग तो वैसे भी लोकसभा में ही होती है। तो चार्ज हो या मेड हो, बात तो लोकसभा की है या पार्लियामेंट की है, तो ऑप्शन 3 भी गलत हो जाता है।
नेक्स्ट ऑप्शन 4, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन 1 कॉन्ट्राडिक्टरी है ऑप्शन 4 का, यानी कि एक ऑप्शन इसमें सही हो सकता है, दोनों सही नहीं हो सकते एक टाइम पर, तो ऑप्शन 4 इज गलत। सही है कि इट इज नॉट सब्जेक्ट टू दी वोट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर इस पर वोटिंग नहीं होती है। तो कितने ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन 2 सही है। उसने ये नहीं पूछा कौन से ऑप्शन सही है, उसने ये पूछा कितने ऑप्शन सही हैं। सर 2 ऑप्शन सही है, यानी कि ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। तो बी प्रिपेयर्ड, आपको सभी ऑप्शंस पता हो। पीवाईक्यूज के अंदर जैसे भी क्वेश्चंस देखेंगे लास्ट ईयर, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं लास्ट में, तो उसमें स्टेटमेंट अगर कोई गलत दिया हुआ है, लेकिन कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसमें किसी एक नई चीज का जिक्र किया गया है, तो आप उसके बारे में भी पढ़ें। हालांकि हो सकता है आने वाले साल में उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 15। एंड द क्वेश्चन नंबर 15 सेज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। देखिए सर, एक और क्वेश्चन आया है, पार्डन क्लीमेंसी पावर्स, क्या बोलते हैं? क्लीमेंसी पावर्स भी बोलते हैं इनको। तो कहीं पार्डनिंग पावर्स भी लिखी मिल जाएगी, और वैसे जनरली क्या लिखा है? क्लीमेंसी पावर्स है। क्लियर है? किस किस को है सर? प्रेसिडेंट और गवर्नर को, दोनों को क्लीमेंसी पावर्स है। किस आर्टिकल? आर्टिकल 72 के अंदर क्लीमेंसी पावर्स है प्रेसिडेंट की। अब उन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। क्या डिफरेंस है? पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द गवर्नर कैन पार्डन सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय द कोर्ट मार्शल, यानी कि कोर्ट मार्शल जो आर्मी वगैरह होती हैं, फोर्सेस हैं, उनके जो कोर्ट्स हैं, वहां से अगर कोई भी सेंटेंस दी गई है आपको, वो गवर्नर पार्डन कर सकता है, जबकि प्रेसिडेंट उनको पार्डन नहीं कर सकता। क्या इस स्टेटमेंट सही है? आपको कैसे पता लगाएगा? मैं आपको बोलूं कि प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम लीडर ऑफ द ऑल आर्म फोर्सेस इन इंडिया। जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं इंडिया के अंदर, उनका सुप्रीम लीडर कौन है? प्रेसिडेंट साहब सुप्रीम लीडर है। यानी कि अगर कोर्ट मार्शल वगैरह होगा, तो जो आपका सुप्रीम लीडर है उसी के पास तो पार्डन पावर होनी चाहिए, कोर्ट मार्शल से रिलेटेड भी। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाता है। इसका ऑप्शन एक कॉन्ट्राडिक्टरी है आपका 4th नंबर, उसमें जिस इसका अपोजिट दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय द कोर्ट मार्शल वाइल गवर्नर कैन नॉट, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसका मतलब 2 और 3 गलत होंगे। प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस वाइल गवर्नर कैन नॉट, सर ये भी ठीक है। इसका मतलब ये आपका कोड वाला क्वेश्चन है। और क्या है? द गवर्नर कैन पार्डन डेथ सेंटेंस वाइल प्रेसिडेंट कैन नॉट, ये इसका कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ये गलत हो जाता है। तो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 आर करेक्ट। एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 आर गलत, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके उसमें एग्जाम में। द डिवाइस ऑफ एडजस्टमेंट मोशन, मैंने आपसे मोशन की बात करी थी। पार्लियामेंट का जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे मोशंस पढ़ते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया नो कॉन्फिडेंस मोशन का, सेंसर मोशन उसी के साथ मैंने आपको पढ़ाया। और बहुत प्रिविलेज मोशन होता है, क्लियर है, स्पेशल अटेंशन मोशन होता है, कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है, उसी के अंदर एक एडजस्टमेंट मोशन आता है। उसके बारे में द डिवाइस एडजस्टमेंट मोशन इज नॉट यूज्ड बाय द राज्यसभा, कि जो एडजस्टमेंट मोशन की जो डिवाइस है, यानी कि जो ये टूल है, इसको राज्यसभा यूज नहीं कर सकती, यानी कि उनके लिए अवेलेबल नहीं है। रीजन दिया हुआ है क्यों। आप कैसे करते हैं असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन? आप असर्शन पढ़िए और ये बोल लीजिए किस लिए नहीं किया जा सकता। क्योंकि एन एडजस्टमेंट मोशन डज नॉट रिजल्ट इन रिमूविंग गवर्नर फ्रॉम ऑफिस। सर रीजन तो नहीं हो सकता ये इस चीज का कि राज्यसभा में क्यों यूज नहीं किया जा सकता। इसका रीजन यह है कि गवर्नमेंट रिजाइन नहीं करती, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये बात तो ठीक हो गई है, ए तो नहीं होगा किसी भी हालत में। अब देख लेते हैं कौन सा सही है। सर ए बिल्कुल, असर्शन जो है आपका वो ठीक है कि ये राज्यसभा के लिए अवेलेबल नहीं है एडजस्टमेंट मोशन, ये सिर्फ लोकसभा में यूज किया जा सकता है। एडजस्टमेंट मोशन होता क्या है? एडजस्टमेंट मोशन ये होता है कोई भी अपोजिशन का या कोई भी जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के अंदर, वो ये बोलेगा कि जो डेली बिजनेस चल रहा है, जो बिजनेस हाउस का चल रहा है, उसको रोककर जो एक अर्जेंट बहुत इंपॉर्टेंट किसी चीज टॉपिक का है कि उसके ऊपर बात करिए आप।
कोई एक अर्जेंसी आ चुकी है, एक बहुत इमरजेंसी टॉपिक है, कोई इशू नया आ गया है देश के अंदर, उसके ऊपर बात होनी जरूरी है। लेकिन जो ऑलरेडी बिजनेस है हाउस का, उसको हटाइए, एडजमेंट करिए और इस टॉपिक के ऊपर बात करिए, तो उसलिए लाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। एन एडजमेंट मोशन डज नॉट रिजल्ट इन रिमूविंग ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक बात है, मैंने आपको बताया ये सरकार को रिमूव करने के लिए नहीं लाया जाता, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। एडजमेंट मोशन किस लिए होता है कि सर आप किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई आ गया है उसके ऊपर बात करिए, और जो नॉर्मल बिजनेस जो चल रहा है हाउस का उसको सस्पेंड करिए, यानी कि एडजेंट कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है। तो ए असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट, लेकिन आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल ठीक है। सॉरी। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। द प्रियम्बल टू दी, अगेन प्रियम्बल पर क्वेश्चन है। अ प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, a preamble to the Indian Constitution declares to resolve of the people to secure all its citizens। मैं इसलिए सबसे बोलता हूं जब भी मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं बच्चों को कि आपको एटलीस्ट प्रियम्बल तो पूरा का पूरा रटा होना चाहिए, एक एक लाइन आपको प्रियम्बल की आनी चाहिए। और यही क्वेश्चन आ गया, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है कि प्रियम्बल कहां से स्टार्ट होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस फ्रीडम ऑफ रेजिडेंट एनीवेयर इन द कंट्री। नहीं सर, कुछ नहीं है ऐसा। राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ चॉइस, नहीं सर, प्रियम्बल में नहीं दिया हुआ है, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिया हुआ है। राइट टू एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल, किसी भी तरीके की बात नहीं करी है प्रियम्बल के अंदर, तो क्या है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। तो लिबर्टी ऑफ थॉट बिलीफ फेथ एंड वर्शिप ये आपके प्रियम्बल के अंदर मेंशन है। तो ऑप्शन नंबर सी, अगर आपको प्रियम्बल याद होगा तो ऐसे क्वेश्चन बड़े इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रिट, रिट के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया, बहुत हॉट टॉपिक है ये रिट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट के ईयर्स में रिट्स के ऊपर आए हैं। इज इशूड टू क्वेश द ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ ट्राइब्यूनल, या किसी कोर्ट का या किसी ट्राइब्यूनल का ऑर्डर को क्वेश करने के लिए, क्लियर, ओवर रूल करने के लिए कौन सी रिट लाई जाती है। मैंडामस, जी नहीं, मैंडामस नहीं लाई जाती है। मैंडामस का मतलब क्या होता है, वी कमांड, यानी कि कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफिसर या पब्लिक ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटीज नहीं करता है तो आप जाएंगे मैंडामस का यूज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से बोलेंगे कि आप इनसे कहिए कि अपना ये काम करें, तो ये उस चीज के लिए होती है मैंडामस। प्रोहिबिशन, इसको बाद में देखेंगे, पहले कोवारंटो देख लेते हैं, ये भी नहीं है। कोवारंटो क्या होती है कि किसी पब्लिक ऑफिस को किसी ने ऑक्यूपाई किया है, वो एलिजिबल नहीं है, यानी कि फेयर अपॉइंटमेंट किसी ऑफिस का नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में पूछेंगे ये आपकी टू यू हैव व्हाट अथॉरिटी, कि आप अथॉरिटी बताइए आपकी कि क्या अथॉरिटी है आपको इस ऑफिस को ऑक्यूपाई करने के लिए, वो भी नहीं है सर। अब आ जाती है प्रोहिबिशन ऑफ सर्च्योरारी। प्रोहिबिशन जनरली क्या होता है कि कोई कोर्ट केस अभी चल रहा है, केस, उस ऑनगोइंग केस में अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसको इंटरफेयर करना है या जो ये कोर्ट है वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जा रहा है या गलत प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो उस केस में जो ऑनगोइंग केस है उसको रोकने के लिए, टू प्रोहिबिट, टू स्टॉप या टू प्रोहिबिट मतलब होता है, उसके लिए होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब टू सर्च्योरारी इज करेक्ट आंसर। कोई केस ऑलरेडी आ गया है, उसकी रूलिंग्स आ गई हैं, उसके ऑर्डर्स को उसको क्वेश करने के लिए ये रिट लाई जाती है, इसको बोलते हैं टू सर्टिफाई। टू सर्टिफाई क्या मतलब होता है इसका, टू सर्टिफाई। तो राइट आंसर इज सर्श्योरारी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर ऑफ सेक्युलर स्टेट। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा कैसा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपका, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और टाइम लेंगे इसको करने के लिए। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, लाइव अगर देख रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा 10-5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इसको ध्यान से पढ़िए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, किसी बुक्स में या किसी आर्टिकल के अंदर मेंशन नहीं है, ये आपको पॉलिटी को पढ़कर और अपनी समझ से ऐसे क्वेश्चंस करने होंगे। पहले तो आपको सेकुलर का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेकुलर, उससे निकालिए कि कौन सा फीचर नहीं है, जो फीचर्स हैं उनको रिमूव कर दीजिए। आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट या कौन स्टेटमेंट ये बताता है कि ऐसा सेकुलरिज्म में नहीं होता।
चलिए ऑप्शन ए देखते हैं एक बार। इट रिफ्यूजेस थियोक्रेसी। अब थियोक्रेसी क्या होती है सर? थियोक्रेसी होती है, थियोक्रेटिक नेशन क्या होता है? थियोक्रेटिक नेशन, थियोक्रेटिक नेशन होता है अगर किसी देश का उसका स्टेट रिलीजन है, उन्होंने ऑफिशियली बोला हुआ है कि ये हमारे देश का रिलीजन है। क्लियर है? जैसे कि इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन्होंने बोला हुआ कि इस्लाम हमारे देश का धर्म है। इस्लामिक नेशन जैसे कि पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन है, उन्होंने ऑफिशियली बोला हुआ है कि इस्लाम हमारा एक ऑफिशियल धर्म है, ऑफिशियल रिलीजन है, उसको बोलते हैं थियोक्रेटिक। यानी कि पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक नेशन है। इंडिया ने कोई बोला हुआ है कि कोई हमारा स्टेट का धर्म या देश का धर्म होगा? जी नहीं, हमारे लिए सभी जितने भी रिलीजन्स हैं वो बराबर हैं। तो कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म का वैसे ध्यान रखेंगे, जो ओरिजिनल कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का, इट इज एन यूरोपियन या फ्रेंच कॉन्सेप्ट। एंड इन फ्रेंच कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म का मतलब यह होता है कंप्लीट डाइवोर्स बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। यानी कि जो स्टेट है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, वो अपने काम को देखेगी, और जो रिलीजन है यानी कि जो चर्च है, पहले क्या होता था यूरोप वगैरह में, तो चर्च की अथॉरिटी ज्यादा होती थी, फिर गवर्नमेंट्स का अलग से फंडा आया, तो अलग अलग गवर्नमेंट चली, फिर स्टेट की उनकी पावर्स क्लैश होने लगी। तो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया कि स्टेट अपना अलग देखेगा, वो रिलीजन के मसले देखता रहेगा, जो चर्च होगा सॉरी, और स्टेट जो गवर्नमेंट है वो अपने अलग बिजनेस चलाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी। तो इसको सेकुलर बोला गया कि दोनों के बीच में कोई हार्मनी नहीं होगी, एक सेपरेट लाइन खींच दी जाएगी, वो अपना काम देखेंगे, वो अपना काम। इसको बोला गया सेकुलरिज्म। लेकिन जो इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है वो बोला कि सर ऐसा नहीं है कि कंप्लीट डाइवोर्स नहीं होगा, हम किसी एक रिलीजन को एंडोर्स नहीं करेंगे, किसी एक को फेवरेट नहीं करेंगे, फेवरेटिज्म नहीं करेंगे, या अपने धर्म को, अपने देश का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन स्टेट क्या होगा, वो सुपरवाइज करेगा सभी रिलीजन को। इंटरफेयर करा जा सकता है रिलीजन के अंदर, ऐसा नहीं है। हमारा ये फ्रेंच कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म नहीं है, हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है ये, जहां की अपने अपने रिलीजन, सबको अपने अधिकार होंगे, सब अपने रिलीजन को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन स्टेट क्या है, इंटरफेयर कर सकता है अगर आप किसी और के रिलीजन को हार्म करेंगे या किसी के सेंटीमेंट को हर्ट करते हैं। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म का। तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है सर, इट इज नॉट अ करेक्टर ऑफ सेकुलर स्टेट। इसका मतलब ऑप्शन ए ही सही होगा, यानी कि ये सेकुलरिज्म का फीचर नहीं है, इसका मतलब ये राइट ऑप्शन होगा। तो और देख लेते हैं, इट सेपरेट्स रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। बिल्कुल सही बात जो मैंने आपको बताई, ये तो फीचर है सेकुलरिज्म का, जो फ्रेंच कॉन्सेप्ट है कि जो रिलीजन है उसको सेपरेट करता है स्टेट से। अ स्टेट कैन नॉट, अ स्टेट इन ऑर्डर टू सेकुलर मस्ट बी डेमोक्रेटिक। ऐसा है क्या? यानी कि ये ऑप्शन ये कह रहा है कि आपको सेकुलर होने के लिए आपको डेमोक्रेटिक होना जरूरी है। सर डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी ये होती है कि जो आपका हेड है, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जनरली हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है आपका, जो गवर्नमेंट चला रहा है, हेड है उसका, वो इलेक्शन से आना चाहिए। वो किसी मोनार्की से कोई किंग या क्वीन नहीं होगा, वो इलेक्शन से आना चाहिए, विद द फेयर एंड द रेगुलर इलेक्शन के साथ जो आपका हेड ऑफ द गवर्नमेंट आ रहा है, तब आप क्या बन जाते हैं? आप डेमोक्रेटिक नेशन बन जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कोई नेशन डेमोक्रेटिक है लेकिन सेकुलर नहीं है? बिल्कुल सही बात है। एक प्राइम एग्जांपल है सर पाकिस्तान। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है, इसका उल्टा लगाएं अगर एनालॉजी, कि जो सेकुलर है, मान लीजिए कि कोई सेकुलर नहीं है लेकिन वो डेमोक्रेटिक हो सकता है। बिल्कुल सही हो सकता है सर। पाकिस्तानी क्या है सर? वो सेकुलर नेशन नहीं है, उसका अपना धर्म है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक कहते हैं अपने आप को, कहते हैं इलेक्शन होती हैं। हालांकि आज तक उनके कभी 5 साल की सरकार चल नहीं पाई है, वो एक अलग बात है। कॉन्स्टिट्यूशन बना लेकिन उस पर कभी अप्लाई नहीं कर पाए हैं सही से, अपनी गवर्नमेंट 5 साल की पूरी नहीं कर पाई, वो बात अलग है। लेकिन क्या है सर, ये गलत है। ऑप्शन सी इज गलत, रॉन्ग, कि अ स्टेट इन ऑर्डर टू बी सेकुलर मस्ट बी डेमोक्रेटिक। नहीं सर, जरूरी नहीं है। आप अपने देश का कोई धर्म घोषित कर सकते हैं कि ये मेरा जो देश है इसका धर्म इस्लाम होगा, लेकिन जो हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा वो हो सकता है इलेक्शन से आए या नहीं आए इलेक्शन से, तो ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये फीचर नहीं है। इट रिफ्यूजेस थियोक्रेसी, यानी कि थियोक्रेसी जो थियोक्रेटिक नेशन है उसको रिफ्यूज करता है, बिल्कुल सेकुलर का जस्ट अपोजिट। ये तो फीचर है सर। अ सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, ये भी फीचर है।
इट मस्ट प्रिवेंट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट रिलीजियस हार्मनी। बिल्कुल, ये इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है। क्लियर है? तो ये भी फीचर है, यानी कि फीचर क्या नहीं है सेकुलरिज्म का सर? ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए नहीं होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई, या मिसप्रिंट है, बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो मैंने आपको बताया प्रियम्बल में, हमने पहले भी बात करी थी, प्रियम्बल में कितने वर्ड जोड़े गए थे सर? 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। सोशलिस्ट जोड़ा गया था, सेकुलरिज्म जोड़ा गया था और इंटेग्रिटी जोड़ा गया था। फ्रेटर्निटी पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था ओरिजिनली प्रियम्बल के अंदर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। तो दीज ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। Which one of the following articles of the Constitution of India protects a person against double jeopardy? किस आर्टिकल के द्वारा डबल जेपर्डी से बचाया जाता है? कौन सा आर्टिकल डबल जेपर्डी से आपको बचाता है? पहली बात तो आपको डबल जेपर्डी पता होनी चाहिए। डबल जेपर्डी क्या है? कि यू कैन ओनली बी पनिश्ड, you can only be punished for once for a crime। कि आपको एक क्राइम के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिल सकती है। ऐसा नहीं कि आपने चोरी करी और आज 2 साल की सजा सुना दी गई आपको, आप बाहर आ गए जेल से, लेकिन आपका जो दोस्त है जिससे आपकी लड़ाई हो गई है वो पीएम बन गया, या मान लीजिए पुलिस में चला गया, उसने आपको फिर अरेस्ट कर लिया कि नहीं भाई आपको दोबारा सजा होगी, आपने जब चोरी करी थी तो आप दोबारा सजा भुगती है। तो ऐसा नहीं हो सकता सर। आपको एक पनिशमेंट के द्वारा सिर्फ एक बार ही सजा मिल सकती है, 2 बार आपको सजा नहीं मिल सकती। क्लियर है? और इस आर्टिकल के अंदर इसको डबल जेपर्डी, एक होता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है? आपको जबरदस्ती ये नहीं बोला जा सकता कि आप अपने खिलाफ बयान दीजिए। इसको आप मिरांडा वार्निंग से समझिए। यूएस के अंदर इसको मिरांडा वार्निंग बोलते हैं। आपने वेब सीरीज देखी होंगी, जो अमेरिकन वेब सीरीज है उसमें पुलिस वगैरह होती है, जैसे ही अरेस्ट करती है वो सबसे ये पहले ये बोलती है कि मैम यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट, और इफ यू से एनीथिंग इट कैन बी यूज्ड और विल बी यूज्ड इन द कोर्ट अगेंस्ट यू। कि आपके पास अधिकार है साइलेंट रहने का। अगर आप कुछ भी बोलेंगे उसको आपके खिलाफ कोर्ट में आपके खिलाफ उसको कोर्ट में यूज किया जा सकता है। यानी कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको जबरदस्ती ये नहीं बोला जा सकता आप अपने खिलाफ बयान दीजिए। क्लियर है? इसको मिरांडा वार्निंग बोलते हैं। तो ये भी दिया हुआ है सर उसके अंदर। क्लियर है? तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, डबल जेपर्डी और नो एक्स पोस्ट फैक्टो। एक और है, एक तो हो गया आपका डबल जेपर्डी उस आर्टिकल के अंदर, सेकंड हो गया नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एंड थर्ड है नो एक्स पोस्ट फैक्टो। नो एक्स पोस्ट फैक्टो। नो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या होता है? कि सर जिस समय आपने कोई क्राइम किया, जिस समय आपने कोई क्राइम किया उस समय उस क्राइम की क्या पनिशमेंट थी लॉ के अंदर, आपको उसी के ऊपर सजा मिल सकती है। यानी कि ये नहीं कि आपने मान लीजिए चोरी करी, आपने कोई बर्गलरी करी या थेफ्ट हुआ, आप उस केस में चले गए अंदर, और मान के चलिए कि पहले चोरी की सजा 1 साल थी और जब आपने सजा काटी, जब आपने सजा करी उस समय, जब आपने चोरी करी मान के चलिए, जो क्राइम किया उस समय सजा सिर्फ 1 मंथ की थी और पहले 1 साल हुआ करती थी, कुछ दिन पहले चेंज हो गई। अब आपका जो दोस्त है जिससे आपकी लड़ाई होगी वो पुलिस में है, उसने आपको पकड़ लिया, वो कहेगा नहीं सर
जो पहले सजा हुआ करती थी चोरी की, मैं तो 1 साल की सजा दिलवाऊंगा, उसी के ऊपर आपके चार्जशीट फाइल करूंगा, और जज साहब भी कह देंगे नहीं 1 साल की सजा होगी भाई। नहीं सर, जिस समय आपने जो क्राइम किया है उस समय क्या सजा है, उस समय की सजा आपको मिलेगी 1 मंथ। दूसरी बात, आप चोरी करते पकड़े गए और आपको जिस समय आपने चोरी करी, मान लीजिए 1 महीने की सजा है उस समय, और कोई नई सरकार आती है वो कहती है नहीं भाई नहीं, चोरी करने की सजा तो 2 साल होनी चाहिए, और आपका भी 1 महीना पूरा हुआ नहीं है सजा का, और उससे पहले ही 2 साल की सजा आ गई चोरी की, तो सर ऐसा भी नहीं हो सकता। आपको जिस समय क्राइम किया उस समय क्या सजा थी उसी के हिसाब से भुगतना होगा। आपके तुरंत बाद बेशक आपको भी सजा हुई भी नहीं है, लेकिन जिस टाइम क्राइम किया उससे 4-5 घंटे बाद नया लॉ आ जाता है 2 साल का, तो आपको सर पहले वाले लॉ पर ही जो सजा है उसी पर मिलेगी, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, पीछे जाकर कोई सजा नहीं मिलेगी आपको। जिस समय आपने क्राइम किया, जिस समय जो पनिशमेंट है उसी के हिसाब से मिलेगी। तो ये 3 चीजें किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, किस आर्टिकल में आपको ये प्रोटेक्शन मिलती है, क्वेश्चन आता है ये। तो आर्टिकल नंबर 20 क्या है सर आपका, आर्टिकल नंबर 20 के अंदर ये प्रोविजंस मेंशन है, आर्टिकल 20 के अंदर। आर्टिकल 21 के अंदर क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपका बहुत ब्रॉड आर्टिकल है ये आपका। आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 बात करता है आपकी डिटेंशन से रिलेटेड, प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन, डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात है कि आपको बिना क्राइम करने से पहले ही आपको डिटेन किया जा सकता है, तो उससे प्रिवेंशन है, आपको उससे प्रोटेक्शन दी गई है। किस तरीके से होता है, कितने समय के लिए डिटेन किया जा सकता है, कहां आपको पेश करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर, तो इस टाइप की आर्टिकल 22 के अंदर है। And what is Article 23? Article 23 is related about चाइल्ड एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो आर्टिकल 24 है उससे रिलेटेड है, चाइल्ड एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर है, चाइल्ड एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बॉन्डेड लेबर यानी कि फोर्स्ड लेबर के ऊपर है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी और पार्लियामेंट तक आपके जो आर्टिकल्स हैं वो मैं मानकर चलता हूं टिप्स पर होने चाहिए। आपको पता हो कि कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट तक ये किस चीज से रिलेटेड, इसमें क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं, और उससे रिलेटेड केस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेट एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बिल्कुल सही, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं सर। आर्टिकल 12 के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो स्टेट की डेफिनेशन है, स्टेट की डेफिनेशन 2 जगह पर लिखी हुई है। एक तो क्वेश्चन आ गया आर्टिकल 12 में लिखी हुई है सर, और एक आपका होमवर्क है इस आर्टिकल के अंदर, दूसरे आर्टिकल के अंदर स्टेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, यह भी आपका होमवर्क है। क्लियर है? अब स्टेट, कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं सर? स्टेट मतलब हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट की बात कर, स्मॉल स्टेट की नहीं, राज्यों की बात नहीं कर रहे, पूरे एक कंट्री की बात कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटिका स्टेट जो बोला जाता है, पॉलिटिका स्टेट। क्यों बात कर रहे हैं सर? आपको पता है ये आर्टिकल पार्ट 3 का है, आर्टिकल 12 किसके अंदर आता है? पार्ट 3। और पार्ट 3 में क्या आते हैं? पार्ट 3 में आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, किसके अगेंस्ट में देता है? वो देता है आपको स्टेट के अगेंस्ट में, देश के अगेंस्ट में, यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, कि सरकार कुछ ऐसा काम ना करे कि आपके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनका वॉयलेशन हो। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? एक बेसिक ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं आपको सरकार के खिलाफ, कि सरकार के पास बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन सरकार को कंट्रोल करने के लिए, इसी को तो बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि वो पावर्स, वो लो जो गवर्नमेंट को क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्ट करेंगे, उसकी पावर्स को रोकेंगे, कि बहुत ज्यादा पावर्स अपनी मिसयूज ऑफ पावर्स ना करने लगे गवर्नमेंट या स्टेट है। तो उसके अगेंस्ट में दिए गए आपको प्रोटेक्शन मिली कि सरकार को क्या क्या नहीं करना है। जैसे 14 के अंदर प्रोटेक्शन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी के लिए कानून बराबर होगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, की सरकार सरकारी नौकरियों के अंदर या सरकारी प्लेसेस के अंदर किसी भी तरीके का रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 70, अनटचेबिलिटी हो गया, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स नहीं मिलेंगे किसी को, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी 19 के अंदर,
20 आया, 21, ये सब जो बात करी, तो क्या है, स्टेट के अगेंस्ट में दिया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेट को डिफाइन करना होगा कि एक्चुअल में स्टेट है कौन कौन, किसको स्टेट बोल रहे हैं। क्लियर है? तो उसकी डेफिनेशन आर्टिकल 22 में दी गई है, उसके बाद फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं। क्लियर है? और आपका होमवर्क ये है कि सर आर्टिकल 13 के अंदर क्या लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपने जुडिशियल रिव्यू सुना होगा, तो जुडिशियल रिव्यू की पावर्स जनरली आर्टिकल 13 से आती है। तो आप पढ़ेंगे कि आर्टिकल 13 के अंदर क्या प्रोविजंस दिए हो, बहुत बार क्वेश्चंस आर्टिकल 13 के ऊपर आए। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं एक बार क्या बोला गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। चलिए, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। क्या बोला कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर आती है। इट रेफर्स टू द ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बड़ा एक्सट्रीम है। नेक्स्ट क्या है, इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट ओनली एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एक और ऐड कर दिया, गवर्नमेंट भी होगी और पार्लियामेंट भी होगी। चलिए, इट रेफर्स ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर, सभी स्टेट की लेजिस्लेचर्स आएंगी। और एक्सपेंड कर दिया इसको, इसमें क्या है, इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट भी हो गया, पार्लियामेंट भी हो गया, गवर्नमेंट भी हो गई है, स्टेट लेजिस्लेचर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट, और ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो एक्सपेंड करते चले गए हैं एंड राइट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर डी। तो स्टेट के अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, पार्लियामेंट होगी, गवर्नमेंट्स ऑफ लेजिस्लेचर्स एंड ईच स्टेट, मतलब कि राज्यों की, जो यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, ये सब जो स्टेट्स हैं, इनकी गवर्नमेंट और इनकी जो विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेचर्स, असेंबलीज हैं इनकी, या पूरी लेजिस्लेचर्स अगर कहीं बाइकैमरलिज्म है वो, और ऑल लोकल और अदर टेरिटरीज विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ऐड कर लेना, और अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं या अदर अथॉरिटीज और बॉडीज हैं जो इंडिया के अंदर है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं, वो सबको मिलाकर स्टेट बनता है। उनके अगेंस्ट में आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्लियर? तो स्टेट को आर्टिकल 13 जरूर पढ़ेंगे कि आर्टिकल 13 के अंदर क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान से। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23, Which among the following is not a condition for the disqualification of the member of parliament? सबसे पहले तो सर कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर, मेंबर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन की बात क्या करता है, 102 की बात कर रहे हैं वैसे जनरली। किस तरीके से कोई भी मेंबर है जो एमपी है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है या निकाला जा सकता है, कैसे? वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन कंट्री। बिल्कुल ठीक है सर, आर्टिकल 102 में डायरेक्टली मेंशन है कि अगर सिटीजनशिप की भी बात करते हैं, हम आर्टिकल 9 या 10 की बात करते हैं, उसमें डायरेक्टली मेंशन है कि अगर इंडिया क्या है, सिंगल सिटीजन के ऊपर बिलीव करता है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, अगर आप किसी और देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं, आप अपने आप ही भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। यू सीज टू बी अ इंडियन सिटीजन इफ यू एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन कंट्री। तो ये सिटीजनशिप के आर्टिकल्स में भी दिया हुआ है और 102 में भी दिया हुआ है कि जैसे ही आपने, अब भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के लिए आपको सिटीजन तो होना पड़ेगा। जब तक आप देश के सिटीजन नहीं है, जब तक एमपी कैसे बन जाएंगे? और सर आपने किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, इसका मतलब सिटीजन नहीं रहेंगे, और सिटीजन नहीं रहेंगे तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, सही हो गया। नेक्स्ट, होल्डिंग द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन। बिल्कुल ठीक बात है सर, इसका मतलब एक क्वालिफिकेशन ऑफ है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑक्यूपाई कर लिया तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। क्लियर है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है। नेक्स्ट है द मेंबर एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस विदाउट प्रायर परमिशन, कि आप वोटिंग करने से बच जाते हैं, ना ही हां करते हैं ना ही ना करते हैं, उसको एब्सटेन बोलते हैं। और बिना पहली परमिशन से, आपने किसी को बताया नहीं, परमिशन नहीं ली पहले और पहले ही एब्सटेन कर दिया, क्या तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? चलो देखते हैं, ऑप्शन डी देख लेते हैं। द मेंबर होल्ड्स द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि एक
कंपनी है उसमें आपने पोजीशन होल्ड कर ली, इसका मतलब सर आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर लिया, यानी कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप। बिल्कुल सही है। तो बचता है ऑप्शन डी सी, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कहीं वोट करने से मना कर दें और आप डिस्क्वालीफाई हो जाए। नहीं सर, ऐसी कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या किसी भी बिल के अंदर, लॉ के अंदर नहीं लिखी हुई है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाता है। क्लियर है? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज मूव्ड अगेंस्ट, अगेन दोबारा क्वेश्चन आ गया है शायद ये, एन इंडिविजुअल मिनिस्टर। नहीं सर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बिल्कुल ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में नहीं होता, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में नहीं होता। ऑप्शन अलग है इसके, नए तरीके से आया है, ये पीवाईक्यू था पहले भी। ऑप्शन सी, अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ध्यान रखेंगे, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सी कॉम। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन आया है सर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन सा करेक्ट नहीं है? ही इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, कि उनके दोबारा से वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते, क्या ऐसा है? ही मस्ट बी नॉट लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल की एज होनी चाहिए उनकी। He is elected by the members of electoral college of consisting members of the both house and both houses of the parliament, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स मतलब कि इलेक्टेड हो या सर नॉमिनेटेड हो, सभी पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। आगे देखेंगे, हिज टर्म ऑफ ऑफिस इज 5 years, कि 5 साल का उनका ऑफिस का टर्म होना चाहिए। देखते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन डी 5 साल का टर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। He is elected by the electoral college भी बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। ऑप्शन बी, he must not be less than 35 years, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए बचता है, he is not eligible for re-election। गलत है सर, कितनी बार भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे यहां नहीं लिखा हुआ है। और यही प्रेसिडेंट के लिए भी है, उनके लिए भी कोई रोक नहीं है कि री इलेक्शन कितनी बार कर सकते हैं। और अगर अमेरिका की बात करें, यूएसए की बात करें, तो वहां पर प्रेसिडेंट के लिए आपको टू टाइम्स ही मौका है, आपके पास 2 बार प्रेसिडेंट बनने, उसके बाद आप तीसरी बार आप प्रेसिडेंट के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। इंडिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस आए। क्लियर है? चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट इज करेक्ट। पार्लियामेंट के ऊपर एक और क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन राज्यसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जो राज्यसभा के अंदर जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, यानी कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल। देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा आर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। जो लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स हैं, जो यूटी से आते हैं, उनको डायरेक्ट इलेक्शन के साथ बुलाया जाता है। देखेंगे, राज्यसभा हैज 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के अंदर। लोकसभा हैज रिजर्व्ड सीट्स फॉर एससी एंड एसटी। देखते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। लोकसभा के बिल्कुल सर एससी एसटी के लिए और विमेन के लिए रिजर्व सीट होती है लोकसभा के अंदर। राज्यसभा हैज 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स, बिल्कुल ठीक है। और आपका होमवर्क है, ये जो 12 नॉमिनेशन होता है, ये कौन करता है और किन किन 4 फील्ड होते हैं, 4 फील्ड्स हैं, 4 फील्ड्स हैं जिनके द्वारा नॉमिनेशन किया जाता है, जिस फील्ड से आपको लिया जाएगा। और पहली बात तो करेगा कौन, हु इलेक्ट या हु नॉमिनेट्स द मेंबर्स इन द राज्यसभा, एंड इन व्हाट फील्ड, क्या एक्सपर्टीज होनी चाहिए उनको, किस फील्ड से वो आते हैं। उनके 4 ग्राउंड्स हैं, उनसे नॉमिनेशन होता है। तो आपको ये होमवर्क दिया है, और कौन करता है नॉमिनेशन, ये होमवर्क है। बिल्कुल ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा आर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखेंगे, लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स आते हैं वो सभी के सभी डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। क्लियर है? पहले नॉमिनेशन 2 एंग्लो इंडियंस के होते थे, अब वो खत्म हो गए हैं, डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये ऑप्शन सही भी होगा हमारा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन राज्यसभा इलेक्टेड बाय डायरेक्ट, नहीं, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। किससे आते हैं सर? इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए है हमारा राइट आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 27, 30 क्वेश्चन है, लास्ट
4 क्वेश्चंस बचे, देखें। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज गारंटीड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगेन अभी मैंने, अगर ध्यान से सुन रहे होंगे क्लास को, तो मैंने इसके बारे में बात भी करी थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मैंने बताया था कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है सर? आर्टिकल नंबर 14 टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एक होमवर्क आपके लिए है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, बहुत बार क्वेश्चन आया है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिटीजन्स के लिए अलाउड हैं, ओनली फॉर सिटीजन्स, और कितने ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो फॉरेनर्स के लिए भी अप्लाई होते हैं, जिनका फॉरेनर्स के लिए भी यूज किया जा सकता है, फॉरेनर्स भी क्लेम कर सकते हैं उनको। क्लियर है? कितने जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिटीजन्स के लिए हैं और कितने फॉरेनर्स और सिटीजन दोनों के लिए हैं। तो ये आपका होमवर्क है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस तरीके के। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कहां से है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट का मतलब क्या है? यूनियन कैबिनेट का मतलब यह है कि जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यूकॉम जिनको बोलते हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स की जो काउंसिल होती है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, की इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, की मिनिस्ट्रीज। की मोनेस्ट्री में समझ लेना इसको, की मोनेस्ट्री कहां पर है सर? स्पीति, हिमाचल के अंदर है। तो जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो होती हैं, उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो बहुत पीएम साहब के पास, जो पीएम के पास बहुत करीब होते हैं, उनको यूनियन कैबिनेट बोला जाता है। जो टॉप मोस्ट मिनिस्ट्रीज होती हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको कैबिनेट यानी कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बोला जाता है। उनसे रिलेटेड क्या स्टेटमेंट है जो करेक्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, करेक्ट नॉट करेक्ट वाला बताना है हमको। इट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट का पार्ट है। बिल्कुल सर, जो कोई भी मिनिस्टर है वो इवेंचुअली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है, तो सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो इसका मतलब पार्लियामेंट का पार्ट बन गया वो। इट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक बात है। जनरली पार्लियामेंट नहीं, अगर आपसे पूछा जाए, दे आर आंसरेबल और कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ध्यान रखना, मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अगर क्वेश्चन में आता है दे आर आइदर दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा के लिए नहीं से लोकसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी लोकसभा के लिए। क्लियर है? इट रिमेन्स इन पावर टिल इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल ठीक बात है, जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो जाता आपके अगेंस्ट में, जब तक आपके पास पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस है, तब तक आप क्या कर सकते हैं? आप पावर में रह सकते हैं। A person from outside the parliament can never be appointed a member of the cabinet। बिल्कुल गलत है सर, ये इस तरीके का कोई भी प्रोविजन नहीं है। इवन आप पार्लियामेंट का मेंबर हैं इस टाइम पर, जरूरी नहीं है, लेकिन आपको मिनिस्टर बना दिया गया। कैसे सर? ये कैसे पॉसिबल है सर? यानी कि लोकसभा के इलेक्शंस हुए और आपका दोस्त है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया और आपने इलेक्शन नहीं लड़ा था, आप पार्लियामेंट के एमपी नहीं बने हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बने हैं, लेकिन आपके दोस्त ने, आपके पीएम ने आपको मिनिस्टर बना दिया, डिफेंस मिनिस्टर। बिल्कुल बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर अंदर, 6 मंथ के अंदर अंदर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना होगा। यानी कि जिस समय आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है उस समय आपका मेंबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन 6 मंथ के अंदर अंदर आपको मेंबर बनना पड़ेगा पार्लियामेंट का। तो इसका मतलब ऑप्शन डी गलत हो जाता है और यही आपका सी आंसर है। ये फीचर नहीं है, ये करेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है यूनियन कैबिनेट। क्लियर है? तो अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द पार्लियामेंट कैन नेवर बी अपॉइंटेड अ कैबिनेट, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन 6 मंथ के अंदर अंदर उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना होगा अगर उसको मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर बनना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट 2 क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट आर करेक्ट? पहली बात तो मुझे आप ये बता दीजिए किस आर्टिकल से ये क्वेश्चंस हैं सर? आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4।
बात करता है ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज या क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम विद इन द इंडिया। क्लियर है? अब है क्या, एन अमेंडमेंट हैज टू बी मूव्ड इन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल गलत है। इवन आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंदर आपको कोई स्टेट ऐड करना है या बाउंड्री ऑल्टर करनी है तो आपको आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं है, वो एक सिंपल अमेंडमेंट के साथ या सिंपल बिल के साथ किया जा सकता है। तो ये गलत हो जाता है। और पूछ क्या रहा है, वो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। रेटिफिकेशन बाय 1/2 ऑफ द स्टेट इज नेसेसरी आफ्टर द अमेंडमेंट इज मेड बाय द पार्लियामेंट। ये भी गलत है। ये सर्टेन केसेस में होता है। सबसे डिफिकल्ट मेजोरिटी होती है ये, स्पेशल मेजोरिटी का भी स्पेशल केस है ये। कब? जब आप अगर किसी फेडरल स्ट्रक्चर को छेड़ रहे हैं, अगर जो पार्लियामेंट है, जो गवर्नमेंट है, वो किसी फेडरल स्ट्रक्चर को छेड़ रही है, यानी कि फॉर एग्जांपल सेकुलरिज्म को छेड़ रही है, वो डेमोक्रेसी को छेड़ रहे हैं और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को अमेंड करने की कोशिश की जा रही है, तो किसी भी तरीके का ऐसा एक्ट, उसमें आपको सिंपल मेजोरिटी के साथ साथ रेटिफिकेशन बाय 1/2 ऑफ द स्टेट की जरूरत पड़ती है। तो अमेंडमेंट क्रिएशन स्टेट के साथ नहीं होती सर, ये तो सिंपल किसी बिल से आ सकता है। द लेजिस्लेशन कैन बी पास्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल, ये तो बात ही कर रहा था मैं, कोई स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 368 के अंदर सिंपल मेजोरिटी से ऐसा लेजिस्लेशन लाया जा सकता है। क्लियर है? तो ऑप्शन सी ओनली 3 इज करेक्ट। क्लियर है? तो ओनली 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कास्टिंग वोट। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं सर इस पर, कास्टिंग वोट के ऊपर। इन द पार्लियामेंट इज आर करेक्ट। कास्टिंग वोट के ऊपर, इट इज कास्ट बाय द स्पीकर और अ पर्सन एक्टिंग एज सच। एक्टिंग एज सच, बिल्कुल सही बात है। स्पीकर को ये पावर दी हुई है कास्टिंग वोट की, या जो स्पीकर की तरह एक्ट कर रहा होगा उसके पास पावर होगी। बिल्कुल ठीक है। इट इज कास्ट इन एडिशन टू द वोटिंग इन फर्स्ट इंस्टांस। ये गलत है। स्पीकर जो है उनको फर्स्ट इंस्टांस में वोटिंग अलाउड नहीं है। स्पीकर जो है किसी भी बिल के ऊपर वोटिंग नहीं करते हैं। लेकिन अगर टाई हो जाता है, यानी कि 200 मेंबर प्रेजेंट थे और कोई बिल आया उसमें 100 मेंबर्स बट गए, लेकिन मेजोरिटी से पास होता है कोई भी बिल, 101 की मेजोरिटी चाहिए आपको, अब सर 100 हो गए, उस समय जो स्पीकर साहब बैठे हैं, इस टाई को ब्रेक करने के लिए, टाई को ब्रेक करने के लिए अपनी वोट कास्ट करेंगे, उसको बोला गया कास्टिंग वोट। इसलिए कास्टिंग वोट को टाई ब्रेकर वोट भी बोला जाता है। क्लियर है? तो वो फर्स्ट इंस्टांस में वोटिंग नहीं करते हैं। ऑप्शन 2 गलत हो जाता है। ऑप्शन 2 गया, ए गया, ऑप्शन सी भी गया, तो बचा ऑप्शन बी। तो 3 तीनों में है और 1 सही हो गया, तो 3 इसका मतलब सही होगा, 4 गलत होगा। देख लेते हैं। इट इज कास्ट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। बिल्कुल बात करी मैंने, आपको बताया टाई ब्रेक करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन सी इज 3 इज करेक्ट। डी, इट इज ऑलवेज कास्ट टू मेंटेन द स्टेटस क्यो। बिल्कुल गलत है। स्टेटस क्यो ऐसा का ऐसा रखने के लिए कास्ट नहीं की जा सकती है। इस तरीके का कोई भी प्रोविजन नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। क्लियर है? तो ऑप्शन 1 एंड 3 यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप आपको समझ आए होंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपने अटेम्प्ट किए होंगे, एक्यूरेसी आपकी बहुत बेहतर होगी। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपने देखा होगा किस फील्ड से क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आ रहे हैं सर? फंडामेंटल राइट्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं सर, मोशंस के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और पार्लियामेंट हो गया है आपका, और एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव कैसे सर? जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आए हैं, आपने भी इसमें देखा। पीवाईक्यूज हैं ज्यादातर, ये वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और गवर्नर के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं सर। ये हॉट टॉपिक्स हैं। फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, मोशंस, एग्जीक्यूटिव्स और डीपीएसपी, प्रियम्बल, डीपीएसपी, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी के। सबसे ज्यादा अगर वेटेज पूछा जाए तो 70 to 80% इन टॉपिक्स का रेशियो है, इनका वेटेज है। तो आप इनको तो सर ऐसा बिल्कुल
कंसेप्ट के साथ, मैं ये नहीं कहूंगा रट लीजिए, आपको कंसेप्ट के साथ ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। क्लियर है? आपने देखा होगा एक क्वेश्चन स्पीकर, अब आपको कास्टिंग वोट नहीं पता तो कैसे करेंगे आप कि सर फर्स्ट इंस्टांस में, अब बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि फर्स्ट इंस्टांस क्या है या इक्वलिटी ऑफ वोट्स का मतलब क्या है, किस तरीके किसको पावर्स है या नहीं है। तो इसलिए आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसको कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, अप्लाइड फॉर्म में पढ़ना है, सिर्फ रटना नहीं है। क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे इन टॉपिक्स को, बिल्कुल नहीं सर इनको तो बिल्कुल आप घोल कर पी जाइए, बिल्कुल प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स है, प्रियम्बल, और सिटीजनशिप के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। सिटीजनशिप जो इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे हम, जो टेस्ट पेपर सेकंड होगा उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कुछ क्वेश्चंस होंगे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, यानी कि इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, नेशनल कमीशन ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, दोनों के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, वहां से भी कुछ क्वेश्चंस बहुत आए हैं। रेगुलरली एक नए क्वेश्चन आ ही जाता है हर साल कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज से। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलिटी के जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। और सर आपने अगर ये क्वेश्चंस कंसेप्ट जो है बहुत कंसेप्ट के साथ अगर पढ़े हैं आपने, तो एक्यूरेसी पॉलिटी के अंदर सबसे ज्यादा होती है, आप सबसे अच्छे मार्क्स कन्वर्ट कर सकते हैं पॉलिटी से, बहुत स्कोरिंग है पॉलिटी। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से प्रिपेयर करिए एंड जय हिंद।